कल हमने डिस्कस किया था समावेशी शिक्षा को, जो कि आपके 5 मार्क्स की यूनिट है। उसी में सेकंड पार्ट जो आपका टॉपिक रहता है, सेकंड टॉपिक रहता है अधिगम अक्षमता। क्योंकि कल हमने समझा था कि समावेशी शिक्षा में हम विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं सामान्य बच्चों के साथ में, एक साथ बैठाकर, और उन विशेष बच्चों को अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी सुविधाओं के अनुसार हम उनका अधिगम कराते हैं, उनकी लर्निंग कराते हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग कराना। तो हम उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सिखाने की कोशिश करते हैं, और उसी के अनुसार जिस तरह की उनकी आवश्यकताएं हैं उसमें उनकी पाठ्यचर्या में परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने कल समझी थी। तो अब हम उन विशेष बच्चों के बारे में पढ़ेंगे कि वो विशेष बच्चे किस प्रकार के होते हैं, किस किस लेवल पर उनमें लर्निंग की डिसेबिलिटी होती है। यानी कि किस प्रकार से, अगर इस प्रकार के बच्चे हैं जिसमें जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, जिनका मानसिक जो विकार है, जिसकी वजह से वो अच्छे से किसी भी चीज पर जल्दी पकड़ नहीं कर पाते। कोई बच्चा बहुत ज्यादा बेचैन है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, किसी को ठीक तरीके से चलने में प्रॉब्लम है ना। कोई अपनी बात अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से इनकी बीमारियों को, इनकी डिसेबिलिटी को जाना जाता है। तो वो कौन कौन सी डिसेबिलिटी है जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे फर्स्ट चार्ट में ही, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में समावेशी की शिक्षा के अंतर्गत आपके यहाँ पर रखा जाएगा। आप देखोगे फर्स्ट चार्ट में ही यहाँ पर 3 से 4 प्रकार की डिसेबिलिटी आपको नजर आ रही है, जिसमें पठन विकार है, यानी किसी बच्चे को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। कोई बच्चा किसी भी शब्द को, किसी अक्षर को, किसी वाक्य को ढंग से नहीं पढ़ पाता है, उसको हम पठन विकार कहेंगे। उसको हम डिसलेक्सिया भी कह देते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया भी कह सकते हैं उसको, पठन विकार भी कह सकते हैं उसको, हिंदी में पठन विकृति भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा, किसी बच्चे को लेखन में प्रॉब्लम है, उसको लिखने में प्रॉब्लम है। तो लिखने में प्रॉब्लम है तो सीधी बात है, हम कह सकते हैं कि लिखने में जब प्रॉब्लम है तो उसमें भी कई तरह तरह के बच्चे आते हैं, जिसको हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बच्चों को कहीं ना कहीं, किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आती है। कोई बच्चा अपनी बात मतलब लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको उसको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है। कोई कोई बच्चा होता है ना, कम एक्सप्रेसिव होता है, या फिर जब बोलता है लिख सही लेगा, एकदम प्रॉपर वर्ड लिखेगा, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो टूटा फड़का बोलेगा और सही तरीके से अपने शब्दों को उच्चारण भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब पठन विकार की बात करें तो इतनी सारी विकृतियां इसमें आपको देखने को मिलती है। जब लेखन विकार की बात करें तो इतनी सारी विकृतियां आपको देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जब बोलने की बात करें तो इतनी सारी विकृतियां बच्चों में आपको देखने को मिलती है। तो ये सभी प्रकार की आपको समझनी है, अलग अलग से समझेंगे। देखिए, जब क्वेश्चन आपका आता है तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सबसे पहला जो आता है वो आता है डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया यानी कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है। कोई बच्चा है, वो किसी भी शब्द को या तो उल्टा पढ़ रहा है, या फिर उसको वो दिखाई उल्टा दे रहा है, या फिर उसको जो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों में हम कहेंगे कि वो, उसे किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उसे डिसलेक्सिया है। और जो बच्चा पढ़ सही नहीं रहा है तो क्या बच्चा वो लिख सही लेगा? नहीं, वो उसे लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक बच्चा है, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, यानी कि लिखने और पढ़ने संबंधी विकृति, लिखने और पढ़ने संबंधी विकृति से अगर इस तरीके से मिक्सअप क्वेश्चन भी दे दे आपको, तब भी उसका आंसर डिसलेक्सिया ही आपका होगा। ठीक है, ये तो एक ऐसी बात है जो क्वेश्चन में आपका आया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर सिंगल इस तरीके से पूछे कि पठन विकार, या फिर पढ़ने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, वो किसी शब्दों को उल्टा पढ़ रहा है, या फिर शब्दों को गलत पढ़ता है, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? डिसलेक्सिया कहलाएगा। ठीक है,
एलेक्सिया भी जब बच्चे को पढ़ने में ही प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, है ना? हाइपरलेक्सिया क्या होता है? कोई शब्द उसको बड़ा दिखेगा, कोई शब्द उसको छोटा दिखाई देगा, तो वो हाइपरलेक्सिया कहलाता है। हालाँकि हाइपरलेक्सिया से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसलेक्सिया से, एलेक्सिया से ही आता है आपका, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। और डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया क्या होता है? डिस्मॉर्फिया में यही होता है कि बच्चे को जो सिमिलर शब्द होते हैं ना, जैसे सिमिलर पिक्चर है या फिर सिमिलर शब्द है, जैसे सा का वाज दिखाई देगा और कुत्ते का बिल्ली जैसा एक जैसा जो चित्र होता है, तो वो कुत्ते को भी बिल्ली बोल रहा है, बिल्ली को भी जो है कुत्ता बोल रहा है, इस तरीके से। तो ये जो जिसमें सिमिलरिटी होगी, चाहे शब्दों में हो, चाहे जो है चित्र में हो, तो वो दोनों को सेम समझेगा। तो इस तरह की डिसेबिलिटी को हम क्या कहेंगे? डिसमॉर्फिया। यानी कि जो उसका मॉर्फेशन बना है, जो उसकी संरचना है, उसको संरचना को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? मॉर्फिया का मतलब होता है संरचना, तो उसको संरचना यानी कि स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें इस तरह की मानसिक विकृति पाई जाती है कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये सब आपके कहलाएंगे पठन विकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चे में इस तरीके की प्रॉब्लम है कि वो शब्दों को पहचानने में प्रॉब्लम करता है जो सिमिलर है, तो उसमें कौन सी विकृति है? कई बार यहाँ पर ऑप्शन डिस्मॉर्फिया नहीं देता है, कई बार ऑप्शन डिसलेक्सिया ही दे देगा, तब भी आपको सही मतलब डिसलेक्सिया पे ही टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि ये पठन विकार ही तो है। अब पठन विकार मतलब किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है? जब लेखन विकार की बात आए, यानी कि एक बच्चा कहीं न कहीं आपको ये भी आप भी समझ पा रहे होंगे, अगर उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है तो लिखने में तो 100% होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी नहीं होता है, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है लेकिन लिखने में नहीं है, वो लिख सही रहा है, ठीक है? ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ऐसे समझना है कि किसी-किसी में केवल और केवल लेखन विकार ही होता है, ठीक है? दोनों चीज़ें नहीं होती कि लिखने में प्रॉब्लम, पढ़ने में प्रॉब्लम, है ना? और किसी-किसी में दोनों होती है, किसी-किसी में नहीं होती है। तो जब लेखन विकार की बात करें, यानी कि उसको राइटिंग स्किल्स की बात करें या फिर कहें कि जब उसे लिखने की बारी आती है, तो बच्चा पढ़ ले रहा है लेकिन लिख ढंग से नहीं पा रहा है, तो उसमें इस तरह के मानसिक विकार को कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे डिसऑर्थोग्राफिया, ग्राफ यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ग्राफिया जहाँ पर जिस शब्द में आ जाए तो वो लेखन विकार है, ठीक है? इस तरीके से याद रखना है। ग्राफ यानी कि कोई भी ग्राफ बनाना, डायग्राम बनाना, ठीक है? तो वो क्या है, एक तरह से लेखन विकार है, ठीक? तो डिसग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया कहो या फिर डिसग्राफिया कहो या फिर एग्राफिया कहो, एग्रेफिया कहो या फिर एप्रेक्सिया कहो या डिसप्रेक्सिया कहो या ओसिम्बोलिया कहो, ये सब क्या है? ये सब आपके कैसे विकार है? लेखन विकार है, ठीक है? अगर इस तरह से आपको बच्चे के लिखने से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि उसे लिखने में प्रॉब्लम है, वो शब्दों को छोटा-बड़ा लिखता है, वो सब एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द चढ़ा देता है उसको, या फिर जो है कटा-फिटा शब्द लिखता है या फिर जो है बहुत गैप देकर लिखता है या फिर शब्दों को गलत लिखता है किसी भी तरीके से। जब लेखन विकार की बात आए तो आपको इनमें से जो भी ऑप्शन में ग्राफिया ही करके आपको शब्द मिलेगा तो समझ लेना ये लेखन विकार है, ठीक है? बोलने संबंधी विकार भी आपको बच्चे में देखने को मिलता है कि लिख रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो अच्छी तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह के विकार को अफेजिया या फिर डिस्फेजिया हम कहते हैं। अफेजिया वही बोलने संबंधी प्रॉब्लम, वो बच्चा उसमें एक इस तरह का मानसिक विकार है कि जब वो बोलने की बारी आती है तो हिचकता है, नहीं बोल पाता है, ठीक है? डिस्फेजिया, ठीक है? तो वो टूटा-फुडका शब्द जो है बोलता है उल्टा-सीधा, अड़ा, डड़ा, पड़ा, कुछ भी इस तरीके से जो है बोलता है। ठीक है? फिर एक विकार देखने को मिलता है बच्चों में तनाव संबंधी विकार को हम कहते हैं डिस्थीमिया, ठीक है? डिस्थीमिया यानी कि जब उसे किसी सब्जेक्ट की थीम, किसी सिलेबस को, किसी भी टॉपिक को की थीम को समझने में प्रॉब्लम आए, या फिर कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि इसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो कौन-सी प्रॉब्लम है? डिस्थीमिया है। क्या है? डिस्थीमिया,
ठीक है? न्यूरो विकार, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एडीएचडी से, ये भी एक कैसा है, एक मतलब तंत्र संबंधी विकार है, जो जिसको हम एडीएचडी बोलते हैं। एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं, और इनका जो स्कोर होता है पढ़ाई से संबंधित, सीखने से संबंधित, वो काफ़ी डाउन होता है, और इनमें अक्षमताएँ पाई जाती है पढ़ने-लिखने से संबंधित। क्यों? क्योंकि ये एक समय पर एक काम को लगातार करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है? तो एडीएचडी किस प्रकार का विकार है? क्या ये मानसिक विकार है? हम इसको मानसिक विकार नहीं कहेंगे, हम इसको, ये किस प्रकार का विकार है? ये न्यूरो विकार है, यानी कि ये आपके तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। ऊपर जितने भी आपने विकार पढ़े हैं, ये सब मानसिक विकार है। ये सभी कैसे विकार है? ये सब मानसिक विकार है। बच्चे के माइंड में कहीं न कहीं किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तब इस तरह की डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये जो विकार है, ये आपके नर्वस सिस्टम से, न्यूरो से संबंधित है। बच्चे के तंत्रिका तंत्र में कोई डिसेबिलिटी होती है, जिससे बच्चे में एडीएचडी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कि उसको जल्दी हर एक चीज़ मतलब चेंज करने का मूड होता है, ठीक है? किसी भी जगह से वो जल्दी खुश नहीं होता है, बेचैन हो जाता है, शोर-शराबे से उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो भटक जाता है, ठीक है? तो इसीलिए उसके पास में जो माहौल रखना चाहिए, जो एक तरह से एटमॉस्फेयर रखना चाहिए, वो बहुत ही कूल, लाइट, एकदम शांत रखना चाहिए, ठीक है? एक आपको देखने को मिलता है डिसकैल्कुलिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये आपकी टिप पर होगा, क्योंकि डिसकैल्कुलिया जो अक्षमता है वो किससे संबंधित है? वो आपके गणित अधिगम से संबंधित है। यानी आपको गणित की कैलकुलेशन, गणित के जोड़, गुणा, घटा, भाग, उसकी मेंसुरेशन, उसके जो भी सूत्र होते हैं, इन सब में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है? आप कैलकुलेटर तक का यूज़ आप सही से नहीं कर पाते हैं, तो उस बच्चे में, यानी कि बच्चा हर एक चीज़ में अच्छा है, खेलने-कूदने, दौड़ने-भागने, अदर सब्जेक्ट में अच्छा है, लेकिन मैथ के नाम पर एकदम ज़ीरो है, या फिर कहो कि उसे इस तरह के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके से, तो उसमें डिसकैल्कुलिया है। यानी गणित संबंधी, गणित अधिगम संबंधी विकार है, ठीक है? तो इतनी तरह से आपने इस चीज़ को समझ लिया है। अब थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक-एक करके मैं आगे इसको डिस्क्रिप्टिवली समझाऊँगी। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आएँगे, लास्ट में हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी थोड़ा-सा ब्रीफ मैं कर देती हूँ और समझाती हूँ आपको अलग-अलग करके, ठीक है? अभी यहाँ पर देखेंगे हम अधिगम असमर्थता, या फिर उसको हम कठिनाई, या फिर कह सकते हैं अक्षमता कहते हैं, ठीक है? अधिगम आपने समझ लिया, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि सीखना। जब बच्चे को सीखने में कठिनाई आ रही है, तो उसके कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई तो प्रॉब्लम होगी, क्यों उसको लर्निंग करने में कठिनाई आ रही है? तो लर्निंग करने में कठिनाई कई तरीकों, कई रीजन से आ सकती है। एक रीजन हो सकता है कि तंत्रिका संबंधी विकार है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया एडीएचडी इसी तरह का विकार है, ठीक है? या तो उसके तंत्रिका संबंधी कोई विकार है, या फिर उसको इंटरनली कोई विकार है, इंटरनल बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है ना? या फिर इसको अधिगम अयोग्यता की अगर हम बात करें, तो इसको एक तरह से परमानेंट ही माना जाता था, ठीक है? लेकिन इसके साथ में हम कहेंगे कि ये स्थायी तो नहीं है, स्थायी के साथ-साथ हम इसको एक तरह से चर अवस्था या फिर चेंजेबल कह सकते हैं, कि इसमें थोड़ा सुधार आ जाता है। जो अधिगम्य क्षमता होती है, इसकी विशेषता होती है कि ये तंत्रिका संबंधी विकार होता है, ये आंतरिक विकार होता है, या कि इंटरनली होता है। ये कोई बाहर से इसको मतलब ये नहीं कहा जाता है कि बाहर से बच्चा हाथ से या फिर किसी चीज़ से डिसेबल है, तो तब हम इस अधिगम्य क्षमता उसको बोलने में या फिर लिखने में आ रही है, ठीक है? तो ये जो अधिगम अक्षमता है, ये तंत्रिका संबंधी विकार है, आंतरिक विकार है, ये इसको पहले स्थायी माना जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा-सा जब हम बच्चे के
पढ़ने लिखने पर जोर देते हैं और दूसरी बात है कि उनमें अलग-अलग टेक्निक से उसको समझाते हैं, तो थोड़ा-सा सुधार देखने को मिलता है। तो ये एक चर अवस्था हम इसको कहेंगे, ठीक है? और ये केंद्रीय तंत्रिका संबंधी विकार है और इसको हम जैविकीय कहेंगे क्योंकि ये क्या होता है, ये बाय बर्थ होता है। जन्म से ही बच्चे में इस तरह के विकार देखने को मिलते हैं या तो एक्सीडेंटली हो सकता है, एक्सीडेंटली भी हो जाता है कि किसी को कभी चोट लगी तब उसके मतलब उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। अदरवाइज़ 95% जो केसेस रहते हैं वो बाय बर्थ ही रहते हैं। तो ये एक प्रकार के जैविक विकार होते हैं, ठीक है? और ये मनोवैज्ञानिक भी विकार हम इनको कहेंगे क्योंकि इसमें माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो माइंड डिस्टर्ब रहता है तो किसी भी काम में बच्चे का मन लगेगा ही नहीं, तो हम इसको मनोवैज्ञानिक विकार भी कहते हैं, जैविकीय विकार भी कहते हैं, तंत्रिका संबंधी विकार भी कहते हैं और इसको चर विकार भी कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा-सा चेंज देखने को मिल जाता है, अगर हम कोशिश करते हैं तो। और ये एक प्रकार का आंतरिक विकार होता है और तंत्रिका संबंधी विकार होता है। ठीक है? तो हम जो है अधिगम योग्यता को इस तरीके से मतलब समझते हैं। ये जो विकार होता है, क्या ये केवल और केवल वंशानुक्रम पर आधारित होता है या फिर वातावरणीय जनिक भी हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि वंशानुक्रम से तो ये होता ही है, यानी कि जन्मजात तो होता ही है, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा रीज़न बन जाता है कि चोट आ गई है दिमाग पर या फिर किसी नस में ब्लॉकेज हो गया है, कुछ मतलब कोई नस दब गई है दिमाग की, तो तब भी इस तरह के विकार देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों ही कारण इसके माने जाएँगे। विकार इस तरह के विकार बच्चों में वंशानुक्रम और वातावरणीय दोनों प्रकार से देखने को मिलते हैं। अधिगम योग्यता वाले बच्चों की विशेषता क्या होती है? अगर किसी बच्चे में इस तरह के विकार है या तो जन्म से ले लो या फिर उसके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो गई है तब से उसमें ये प्रॉब्लम आई है, तो उसकी विशेषता क्या रहेगी? कैसे हम उसको पहचानें? किस प्रकार का होगा वो बच्चा? तो इस बच्चे की मेमोरी काफ़ी वीक होगी। इस बच्चे की मेमोरी कैसी होगी? काफ़ी वीक होगी यानी कि इसकी स्मृति कमज़ोर रहेगी। तब भी हम ये कहेंगे कि बच्चा डिसेबल है, यानी कि उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है? और दूसरा इसमें देखने को मिलेगा करण का अभाव, यानी कि ये चीज़ों को परसेप्चुअलाइज़ नहीं कर पाएगा, ये समझ नहीं पाएगा, ठीक है? दूसरा इसमें सर्वाधान यानी कि इसमें अटेंशन की कमी होगी, ये किसी भी चीज़ पर बहुत कम टाइम के लिए अटेंशन कर पाएगा, बहुत कम टाइम के लिए फ़ोकस कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो है ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं ना दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा किसी भी चीज़ को ईज़िली कैसे समझ लेगा? उसको हर एक चीज़ में अटेंशन करने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। वो भावात्मक स्थिर होगा कि नहीं होगा? यानी कि जल्दी-जल्दी उसके मूड स्विंग्स होंगे, है ना? वो किसी भी चीज़ पर स्टेबल नहीं रह पाएगा। उत्तेजनशील बहुत जल्दी होगा, उसे बेचैनी होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें उत्तेजनशीलता बिल्कुल रहती है, ठीक है? और उपलब्धि योग्यता में वो कमज़ोर होते हैं, उसके जो मार्क्स रहते हैं, जो रिकॉर्ड रहते हैं, उसमें हमेशा वो डाउन आपको देखने को मिलेगा। समायोजन में भी कमी रहेगी, किस क्लास में कहो, फ्रेंडशिप में कहो, कहीं पर भी उसको बैठाओ, किसी से बातचीत कराएँ, तो वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाता है। एडजस्ट करने में उसे बहुत प्रॉब्लम आती है, यानी कि समायोजन में उसे हमेशा कठिनाई रहती है, ठीक है? निर्णय लेने में इस तरह के बच्चे जो दिमाग से कमज़ोर हैं, जिनमें न्यूरोलॉजिकल कहो या फिर कहो कि कोई एक्सीडेंटली कोई विकार आ गया है माइंड में, तो वो निर्णय लेने में भी कठिनाई होगी, वो किसी भी तरह के डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। इवन वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे खाना कब खाना है, मुझे मुझे भूख लगी भी है कि नहीं लगी है। उनकी मम्मा या फिर टीचर बताती है कि आपको इस टाइम पे ये चीज़ें करनी है, ये करना है, ठीक है? तो तब वो इस तरह के काम कर पाते हैं। तो ये डिसेबिलिटी वाले बच्चों की ये विशेषताएँ या फिर ये पहचान उनकी होती है, ठीक है? इतने लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अधिगम योग्यता, अयोग्यता के हम प्रकार देखें कि कितने प्रकार की जो कि हमने फर्स्ट फेज़ में डिस्कस भी कर लिया है, तो एक बार फिर से थोड़ा-सा रिपीट मैं करूँगी, ठीक है? तो जैसे हम डिस्लेक्सिया की हमने बात की थी, पठन विकृति की बात की थी, तो उसमें उसकी विशेषता क्या होती है? उसकी विशेषता ये होती है कि अगर किसी बच्चे में पढ़ने संबंधी विकार है, वो किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो
पढ़ने में असमर्थ है, धारा प्रवाह के साथ बोलने में भी असमर्थ है, वो नहीं बोल पाएगा। उसे उसे कठिनाई है तेजी से वर्णमालाओं को पढ़ने में, उसे कठिनाई होती है पेंसिल पकड़ने में, पेन पकड़ने में, ठीक है? उसे हस्तकौशल उसका कमज़ोर रहता है, लिखने में असमर्थ होता है, शब्दों को उलट-पलट के पढ़ने में असमर्थ होता है। अगर बी है तो डी पढ़ेगा, एम है तो डब्ल्यू पढ़ेगा, ठीक है? तो अगर इस तरह की विशेषता किसी बच्चे में है, जिसमें हस्तकौशल कमज़ोर है, लिखने में असमर्थ है, शब्दों को उलट-पलट करके पढ़ने में असमर्थ है, वर्णमाला संबंधी उच्चारण में प्रॉब्लम है, धारा प्रवाह यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता है, धारा प्रवाह के साथ में नहीं पढ़ पाता है, तो इस प्रकार के बच्चों में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसे हम पठन विकार कहेंगे। पठन विकार का ही दूसरा नाम है अलेक्सिया, ठीक है? डिसलेक्सिया, अलेक्सिया या फिर हाइपरलेक्सिया तीनों ही एक है, लेकिन कई बार इसकी विशेषता के वजह से इनको अलग नाम दे दिया गया है, अदरवाइज ये एक ही है, क्योंकि ये पठन विकार है, यानी कि पढ़ने संबंधी विकृति है। तो पढ़ने व सीखने की अयोग्यता को ही क्या कहते हैं? एलेक्सिया कहते हैं। और हाइपरलेक्सिया का मतलब ये होता है कि वाक्यों व शब्दों को न समझ पाना। अगर इस रोग से बच्चा ग्रसित है तो बोर्ड पर लिखे शब्दों में कोई तो बहुत बड़ा और कोई बहुत छोटा उसको नजर आएगा, ठीक है? ये हाइपरलेक्सिया होता है। तो वैसे तीनों एक ही है। क्वेश्चन यहाँ से आपका हर बार पूछा जाता है डिसलेक्सिया से, ठीक है? यहाँ से आपको याद रखना है। फिर आपके मैंने आपको बताया था लेखन विकृति, बच्चों में लिखने संबंधी जो विकार होते हैं, तो उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको डिस्ग्राफिया, एग्राफिया, अग्रेफिया या फिर डिस्प्रैक्सिया या फिर अप्फेजिया बोलते हैं। देखो क्वेश्चन आपके यहाँ से आता है, यहाँ से आता है और यहाँ से आता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है। जब आपसे ये पूछा जाए कि एक बच्चा शब्दों को ढंग से लिखने में कठिनाई और पेन पकड़ने में उसको कठिनाई है, उसको शब्दों को ढंग से लिखने में कठिनाई है और पेन पकड़ने में कठिनाई है, समझ रहे हो? तो क्या वो ढंग से लिख पाएगा? क्या ढंग से लिख पाएगा? अगर उसको पेन पकड़ने में कठिनाई है और वो शब्दों को ढंग से नहीं लिख पा रहा है, तो आपको क्या देना है? सीधा आंसर आपको देना है डिस्ग्राफिया। उसमें कौन-सी प्रॉब्लम है? डिस्ग्राफिया है, यानी कि वो कोई ग्राफ या फिर कोई शब्द से इसे नहीं बना पा रहा है, तो वो डिस्ग्राफिया हो गया। जब बच्चा हाथ में और दिमाग की गति में समन्वय न कर पाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लो। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बच्चे के दिमाग में और उसके हाथ की गति में क्या है? समन्वय नहीं है, यानी कि एक दूसरे में क्या है? बैलेंस नहीं बन रहा है। दिमाग तेज चल रहा है और हाथ पीछे चल रहा है, इस वजह से क्या होता है कि शब्द अगले वाला पहले लिख दिया जाता है और पिछले वाला बाद में लिखता है ना? ये बहुत से बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक? और इस तरह की अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम है कि वो जल्दी ही मतलब उसको बोला जैसे शब्द लिखना है उसको राजमाता, ठीक है? उसको एक शब्द लिखना है राजमाता, तो वो क्या करेगा? राज लिख देगा और ता लिख देगा, माँ छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो हाथ चल रहा है उसके दिमाग से आगे चल रहा है, ऐसा हो जाता है। और अगर उसका ये हो कि दिमाग आगे चल रहा है और हाथ पीछे चल रहा है, तब वो क्या करेगा? तो वो तब वो करेगा राजमा, ठीक है? राजमा, क्या लिख देगा? राजमा और ता छोड़ देगा, ठीक? तो इस तरह के बच्चों में जो इस तरह के अगर आपको लेखन विकार देखने को मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एग्राफिया कहेंगे या फिर हम उसको अग्राफिया कहेंगे, ठीक है? ये आपको देखना है, ठीक? तो इस तरह की डिसेबिलिटी आपको एग्रेफिया या फिर अग्रेफिया बतानी है, ठीक है? डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया भी लेखन विकार ही है, ये भी लेखन विकार में ही आता है। तो जब आपको किसी डायग्राम को बनाने में किसी डायग्राम को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए जब आपसे लेखन विकार पूछा जाए ना, तो सीधी-सी बात है, या तो लिखने में प्रॉब्लम है, कोई डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है, कोई चित्र बनाने में प्रॉब्लम है या पेन पकड़ने में प्रॉब्लम है, ठीक है? इसमें से जो भी ऑप्शन आपको उस समय दिखे, तो आपको सीधे टिक कर देना है, ठीक है? तो डायग्राम बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको
क्या है कि किसी मतलब पेन को पकड़ने में या फिर कहो जो है अपनी स्पीड के अनुसार लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डिस्प्रैक्सिया है। इसे हम गति विकृति भी कहते हैं। अपनी स्पीड से आप उस स्पीड से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है? इसे गति विकृति भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं मोटर स्किल संबंधी विकार भी कहते हैं, ठीक है? समझ गए? डिस्प्रैक्सिया जिसको हम कहेंगे डिस्प्रैक्सिया यानी कि अपनी अपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के स्पीड के अकॉर्डिंग आप उस चीज को नहीं लिख पा रहे हैं या फिर डायग्राम बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या है डिस्प्रैक्सिया है। ठीक। अफेजिया क्या है? अफेजिया यह है कि सही ढंग से बोलकर अपनी बात को एक्सप्रेस करने में आप असमर्थ हैं तो वो क्या कहलाएगा? अफेजिया कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके रहे लेखन विकार। अब हम करते हैं यहाँ पर मैंने बताया था आपको डिस्कैल्कुलिया के बारे में। डिस्कैल्कुलिया कहो या फिर न्यूमेलेक्सिया कहो, ये इसका नया नाम है न्यूमेलेक्सिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिस्कैल्कुलिया या फिर न्यूमेलेक्सिया ये किस प्रकार का विकार है? मैंने आपको बताया कि गणित संबंधी आपको किसी भी तरह की जोड़ गुणा भाग घटा में कोई भी कठिनाई क्यों ना आ रही हो, ज्यामिति में आपको डायग्राम बनाने में कठिनाई आ रही हो, तो ये किस प्रकार का विकार है? तो अगर वो गणित से संबंधित है, देखिए क्वेश्चन में आपको गणित संबंधी दिखना चाहिए, है ना? गणित संबंधी अगर या तो उसको फॉर्मूला समझने में प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल समझने में प्रॉब्लम है, कुछ भी उसमें दे रखा हो लेकिन वो गणित संबंधी होना चाहिए। अगर वो गणित संबंधी है तो बच्चे में किस प्रकार का विकार है? डिस्कैल्कुलिया है। ठीक है, सीधे आपको टिक कर देना। ये भी 3 प्रकार का होता है, लेक्सिकल लिखने संबंधी, ग्राफिकल ग्राफ संबंधी और वर्बल यानी कि एक्सप्लेनेशन संबंधी। तो ये आपसे नहीं पूछा जाता, हालांकि बस आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा नहीं जाता है। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया जो मैंने आपको बताया था, डिस्मोर्फिया कैसी होती है? लेखन विकार होता है। लेखन विकार क्या है कि इसमें बच्चे को समझ में नहीं आता है कि दोनों शब्द एक जैसे हो जाते हैं या फिर दो चित्र एक जैसे हो जाते हैं, दो वस्तुओं के चित्र एक जैसे हो जाते हैं, तो वो भ्रम की स्थिति में पड़ जाता है और उसे कठिनाई होती है, ठीक है, समझने में। तो वो स्थिति क्या कहलाती है? डिस्मोर्फिया कहलाती है। जैसे पेंसिल और कैंसिल, ठीक है, जैसे 2 शब्द है पेंसिल और कैंसिल, तो दोनों एक जैसे शब्द है। बिल्ली का चित्र और बंदर का चित्र, दोनों के एक जैसे चित्र है तो उसे समझने में कठिनाई हो जाती है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसी चीजें उसको दिखे तो वो भ्रम की स्थिति में आ जाता है, तो उसी को डिस्मोर्फिया कहते हैं। ठीक है, और ये लेखन विकार है, आपको ध्यान रखना है ये कैसा विकार है? ये लेखन विकार है। ठीक है, डिस्फेजिया ये तो बोलने संबंधी विकार है। डिस्फेजिया मतलब वो अपनी बात को समझा नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। डिस्फेजिया एक एक फेज होता है ना बोलने का, एक एक अवस्था होती है बोलने की, है ना? तो वो उस सिचुएशन में नहीं जा पाता, उस कंडीशन को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है? तो वो फँस जाता है। वो क्या होता है? बोलने में फँस जाता है, तो डिस्फेजिया बोलने संबंधी विकार है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया ये एक तनाव संबंधी विकार है कि बच्चा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। जब भी आप जैसे अभी आपका एग्जाम है, तो आप भी कौन-सी सिचुएशन में हैं फिलहाल की कंडीशन में? तो आप डिस्थीमिया में हैं, ठीक है? इसे आप तनाव संबंधी विकार समझिए, समझ रहे हो? डिस्थीमिया, इसको आप डिस्थीमिया कहेंगे, ठीक? एडीएचडी मैंने आपको बता दिया है कि एडीएचडी की फुल फॉर्म है क्या? अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वैसे फिर फुल फॉर्म इसकी नहीं पूछी जाती है। तो एडीएचडी क्या है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है। पूछा जाता है कि किस प्रकार का विकार है? मानसिक विकार है या फिर न्यूरो विकार है? तो ये न्यूरो विकार है जिसके कारण बच्चे को ध्यान केंद्रित करने और अतिक्रियाशीलता उसमें बच्चे में रहती है और बेचैनी रहती है। ये पूछी जाती है विशेषता कि एक बच्चा ऐसा है जिसमें बेचैनी रहती है, अतिक्रियाशील है और उसको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आ रही है, तो उसमें कौन सा विकार है? तो तब आपको आंसर क्या देना है? एडीएचडी है। उस बच्चे में क्या है? एडीएचडी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है और इससे क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर खराब हो जाता है। तो सबसे पहले देखना, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें कौन सी असमर्थता हो सकती है? उसे संख्याओं में प्रॉब्लम है, यानी कि उसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसे तो सीधी सी बात है, उसे संख्याओं में प्रॉब्लम, तो संख्या किस में आती है? गणित में आती है। गणित में आती है तो उसे गणितीय अक्षमता है। कौन सी? डिस्कैल्कुलिया है, ठीक है? कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा है जिसको जो ग्रसित है किससे?
आपको ये बताना है, क्योंकि उसको सा का आवाज दिखाई देता है, न्यूक्लियर का अनक्लियर दिखाई देता है, और वो इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। जब वो डिफरेंस ना कर पाए, वो भ्रम की स्थिति में आ जाए, क्योंकि उसे दोनों चीजें एक जैसी दिखाई दे रही हैं, तब उसमें कौन सा विकार है, तब उसमें कौन सी डिसेबिलिटी है, तो उसमें डिसेबिलिटी है कौन सी, डिस्मोर्फिया। कौन सी, डिस्मोर्फिया। ठीक है, क्योंकि मोर्फिया का मतलब होता है संरचना, वो संरचना नहीं समझ पा रहा है। ठीक। तीसरा है इसमें गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक यानी वो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम उसको आ रही है, वो मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर पाता, या फिर वो लिख नहीं सही पाता, या फिर वो पेन सही नहीं पकड़ पाता है, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसमें डिस्प्रैक्सिया है। कौन सी है, उसमें जो डिसेबिलिटी है वो डिस्प्रैक्सिया है। कौन सी, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता क्या, कैसी इसकी विशेषता है, क्या है ये, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, या फिर एक स्थिर अवस्था है, या फिर एक चर अवस्था है। तो ये कैसी है, ये अधिगम निर्योग्यता कैसी है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी कैसी है, तो ये एक चर अवस्था है। कैसी है, चर अवस्था है, यानी एक ये वेरिएबल स्टेट है। वैसे मैंने इसकी पुरानी किताबों में जो इसके आंसर देखे हैं, वो ये देखे कि ये स्टेबल है, क्योंकि ये मोस्टली जन्मजात होती है, तो इसमें चेंजेज के चांस नहीं होते। लेकिन दूसरे संदर्भ में अगर ये देखें कि एक्सीडेंटली किसी बच्चे को उसमें माइंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे तो हम जन्मजात की वजह से स्टेबल नहीं कह सकते। तो थोड़े बहुत कोशिशों के साथ में बच्चों में सुधार भी देखा जाता है। ठीक है, सुधार भी देखा जाता है, तो कहीं न कहीं हम इसको वेरिएबल स्टेट मानते हैं। ठीक, तो हालाँकि अलग-अलग किताब में इसके आंसर आपको अलग-अलग देखने को मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड इसका क्या आंसर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये कैसी है, ये एक वेरिएबल सिचुएशन है, या फिर ये एक चर अवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है। अगर किसी बच्चे में शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक रूप से कोई डिसेबिलिटी है, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, या फिर डिस्थीमिया। अगर शारीरिक रूप से अपने आप को मूव करने में, हाथ पैर चलाने में, या फिर कहो कि पेन चलाने में वो असमर्थ है, तो उसको क्या है बेटा, उसको डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया। ठीक है, वही सीधी सी बात है कि वो अपने हाथों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, पेन नहीं पकड़ पा रहा है, तो वो उसे लिखने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा है, तो उसमें हम उसको क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया। उसको कौन सी प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया है। ठीक है, विकृत लिखावट, उल्टी सीधी टूटी फड़की लिखावट है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे लिखने की योग्यता में कमी है, तो लिखने की योग्यता में कमी है, तो डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, या फिर डिस्कैल्कुलिया है, या फिर डिसलेक्सिया है। तो लेखन संबंधी विकार है, तो क्या है, डिस्ग्राफिया है। ठीक है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन है, यानी कि उसे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने आप को सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसे कौन सी प्रॉब्लम है, अब आपको बताना है। अप्रैक्सिया है, या फिर जो है डिसलेक्सिया है, या फिर अपेक्सिया है, या फिर अफेजिया है। तो सीधी बात है, मैंने आपको बताया था कि बच्चा यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो जब वो अपनी बात को स्पष्ट ना रख पाए, उसे भाषा संबंधी विकार हो, उसे अपनी बात को रखने में प्रॉब्लम आ रही है, और या फिर वो टूटी फड़की भाषा का इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको उच्चारण करने में प्रॉब्लम आती है, तो तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे भाषाघात है, यानी कि उसे क्या है, अफेजिया है। उसमें कौन सा डिसऑर्डर है, उसमें है अफेजिया। ठीक है, वो मतलब किसी भी फेज में अपनी बात को नहीं रख पाता है, एक ऐसी फेज, एक ऐसी सिचुएशन में चला जाता है कि जैसे वो अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करता है, अटका हुआ सा महसूस करता है, तो वो सिचुएशन कहलाती है अफेजिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो
जब बच्चा ग्रोथ कर रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तब कौन-कौन सी ऐसी स्थिति आती है, कौन-कौन से ऐसे विकार होते हैं कि उसके विकास को रोक देते हैं, उसके विकास को रोक देते हैं। तो देखिए ऑटिज़्म अगर किसी बच्चे में है, तो क्या उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर उसको सेरेब्रल पैलेसी है या फिर जो है परमस्तिष्कघात है, ठीक है? तब भी उसका विकास नहीं हो पाएगा, ये भी एक विकासात्मक विकार का उदाहरण है, ठीक है? पर अभिघातज तनाव, ऑटोमेटिक स्ट्रेस, पोस्ट ऑटोमेटिक स्ट्रेस यानी कि पिछली बातों को न भूल पाना, चाहे वो पिछले जन्म की हो, चाहे कोई ऐसी घटना हो, तो ये तो विकास को नहीं रोकती है ना? ये विकास को नहीं रोकती है, ये तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, न्यूरो अवधान सक्रिय विकार यानी कि अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अगर किसी बच्चे में है, तो भी उसका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो इससे भी विकास जो है रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। यहाँ पर कोई बच्चा किसी बात को नहीं बोल पा रहा है तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। चाहे वो पिछले जन्म की बातें हो, चाहे आज के जन्म की बातें हो, चाहे कोई कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो, तो वो क्या है कि उसके विकास को नहीं रोक पाती जब तक उसके माइंड पर, उसके शरीर पर उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है? तो कोई बात याद रहना पिछले टाइम की तो उससे क्या ही विकास रुकता है, लेकिन इन चीज़ों से विकास ज़रूर रुक जाता है। ठीक? तो हमने समझा आज अधिगम अक्षमता को, लर्निंग डिसेबिलिटी को कितने प्रकार की होती है, कहाँ से और कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी लोगों को भी क्लास शेयर करना और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।